नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली हम लोग एक सेशन लेते हैं जिसमें जूनियर अकाउंटेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी को टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमारा ये चैनल अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है। आप लोग अगर पहले वाले सेशंस देखेंगे, ईओआरओ की क्लासेस हमने जिस प्रकार से ली थी, अभी हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं वो काफी बेहतरीन है और इन क्लासेस की मदद से आप लोग इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैं आपसे सीधी बात करता हूं, कभी भी कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं और कभी भी विद्यार्थियों को किसी दूसरी चीज को लेकर प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता हूं। जो वाकई में सत्य है वो सर्वथा सत्य है, जिसको आप और हम कभी बदल नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी कोई अच्छी चीज सीखे, एक हेल्दी कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट जो है उसके पास में पहुंचे। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ में। और आज हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप सिलेबस को लेकर बैठा करो, वहां पर जितने भी आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उन पर आप लोग टिक लगाते रहा करो, ठीक है। तो आज हम लोग एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इस टॉपिक को करने वाले हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो व्याख्या सहित हम लोग सॉल्व करते हैं, साथ में टॉपिक वाइज अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ेगा नहीं वो हार जाएगा। कोशिश मैं करूंगा कि एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं आए। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, आप लोगों के सामने एक बेहतरीन कोर्स है। आज हमने आरएसआर के यहां पर 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। लगभग आप मान के चलिए कल तक हम लोग आरएसआर को कंप्लीट कर देंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी है और इस मंथ में, जून मंथ में हम लोग 3 सब्जेक्ट्स को यहां पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी, आरएसआर, जीएफ एंड एआर, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो यहां पर कंप्लीट कर देंगे इस ऐप के ऊपर। अगले महीने में यानी कि जुलाई के लास्ट तक हम लोग 3 सब्जेक्ट और हैं, बिजनेस मेथड्स है, अकाउंट ऑडिट है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 999 के अंदर आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं। आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप लोग प्रिंट निकाल के ज्यादा अच्छे से पढ़ सकें। साथ में आपको पेपर 1, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। संडे को सुबह 11 बजे ये पेपर अपलोड होगा। आप लोग को जरूर जो है पेपर देना है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड का, ताकि आप लोग की तैयारी जो है वो और बेहतरीन हो जाए। तो ये ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पेपर 1 और पेपर 2 को आप लोग टेस्ट सीरीज के तौर पर अलग से भी ले सकते हैं, है ना। केवल 199 के अंदर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसकी एक पीडीएफ भी आपको मिलती है और उस पीडीएफ के अंदर आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। जैसे आप पेपर को सबमिट करते हैं तो पेपर को सबमिट करने के बाद हर क्वेश्चन के नीचे आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है और एक अलग से पीडीएफ भी दी जाती है ताकि आप लोग उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन अच्छे से देख सकें, याद कर सकें क्वेश्चन को। इसमें हम लोगों ने 15 टॉपिक वाइज पेपर रखे हैं और 5 जो है वो फुल लेंथ पेपर हैं। जो भी विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश को एडवांस लेवल पर तैयार करना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इन टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं इससे आप लोग एसआई है, एलडीसी है, पटवार है ना, खासतौर पर जूनियर अकाउंटेंट है, इन तमाम एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं और बहुत कम प्राइजेस है भाई। 99 रुपीज के अंदर आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। राजस्थान एसआई की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 के लिए फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाता है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां पर एक पीडीएफ मैंने पिन कर दी है, नोट्स की पीडीएफ है। नोट्स की पीडीएफ के अंदर आरएसआर जो है वो कंप्लीट कवर कर दिया गया है, उसका आप लोग प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकाल के उसको पढ़िए, काफी अच्छे नोट्स हैं और आरएसआर जो है वहां से पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। याद रखिए, बार बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। हम लोग अपने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलते हैं ताकि विद्यार्थी जो है कंफर्ट हो इन बोथ लैंग्वेज। जिसको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी की तरफ देखे और हिंदी समझ में आती है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, आप लोग इंग्लिश की तरफ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। सेशंस आप लोग कैसे लग रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी पावर जो है वो आप लोग हैं, इसीलिए चैनल जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। धीरे कर रहा है क्योंकि आप लोग शेयर इतना नहीं कर रहे हैं, है ना, मैं जानता हूं, बस देख के जो है वो चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना जो है वो आप लोग का एक, आप लोग की ड्यूटी है। देखिए, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। जब भी हम लोग फूड मैनेजमेंट करते हैं तो उसका एक कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आप लोग को बताना है कि खाद्यान्नों का वितरण, देखिए मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। खाद्यान्नों की खरीद जो है, जैसे एफसीआई के गोदाम वगैरह है, तो एफसीआई के गोदाम में हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी फसल को खरीदते हैं ताकि किसान को कोई भी हानि ना हो, तो वो भी फूड मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। बफर स्टॉक जो है वो रखा जाता है एफसीआई के गोदाम के अंदर,
खाद्यान्नों का निर्यात जो है एक्सपोर्ट वो भी किया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तमाम जो है वो इसके अंदर काउंट होते हैं, फूड मैनेजमेंट के अंदर काउंट होते हैं। लेकिन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली ई जो है ये हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ई या हम लोग कह सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि अगर आपके ई ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए कि एक मैं यहां पर कंसिडर करूं कि मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर ई ऑप्शन है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, फिर कहां जाएंगे? फिर अगर हम लोग आंसर चूज करना चाहें तो हम लोग डी आंसर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में बात कर रहा है खाद्यान्न प्रबंधन के लिए। तो अगर आयात होता तब तो हम लोग कंसीडर करते ही करते, लेकिन यहां पर फिर हम लोग डी आंसर की तरफ बढ़ जाते। लेकिन यहां पर देखिए आप लोगों को डी आंसर करना है, बाकी अगर 4 ही ऑप्शन हैं तो ठीक है। चलिए देखिए, खाद्यान्न प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण, बफर स्टॉक, मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है, है ना। निर्यात जो होता है एक्सपोर्ट, अगर मान लीजिए इंपोर्ट होता तो इंपोर्ट में तो क्या आता कि हम लोग दूसरे देश से अगर मान लीजिए गेहूं ले रहे हैं तो देश के अंदर जो फूड मैनेजमेंट है इसको बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि बाहर किसी देश को भेज रहे हैं तो वो तब भेज रहे हैं जब भारत के अंदर मैनेजमेंट काफी अच्छा है, तभी तो हम लोग दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा कि हम लोग अल्फांसो जो आम होता है इसको यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में तब आ रहे हैं जब हमारे पास में यहां पर पूरी डिमांड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है इसलिए हम लोग ले रहे हैं। आप लोग ये मत मानिएगा कि सर इतना जबरदस्त क्वेश्चन आपने लिया है कि हमारे भी ऐसा आएगा। नहीं, मैं नहीं कहता कि ऐसा ही आएगा, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को चूज करना पड़ता है जिससे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सुनिएगा क्वेश्चन कि चावल का जो मूल्य है वो किस जो है प्रभावित कर रही थी। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहयिकियां, है ना, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर सब्सिडीज, ऐसा सब्सिडीज है ये, है ना, कंज्यूमर सब्सिडीज। ठीक है, अब इनमें से आप लोगों को आंसर जो है वो चूज करना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसके अंदर चारों मुझे ठीक लग रहे हैं। ठीक है, भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। तो मूल्य समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, उससे किसान को लाभ पहुंचता है और अपनी फसल को वो उचित दाम में सरकार को बेच सकता है। तो यहां पर तो जो है वो मुझे ठीक लग रहा है पहला ऑप्शन। सरकार द्वारा व्यापार करना, ये भी ठीक है। सरकार द्वारा भंडारण करना, सब्सिडीज जो है वो भी क्या करती है? मूल्य को प्रभावित करती है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। देखिए एक्सप्लेनेशन समझिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों को नीचे जाने से रोकती है। देखिए एमएसपी क्या होती है? बेसिकली एमएसपी को जो डिसाइड करती है वो है सीएसीपी, है ना। सीएसीपी एक जो है विभाग है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है इसको डिसाइड करती है। एमएसपी को डिसाइड करती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक वर्ष के अंदर खाद्यान्नों की अधिक उत्पादन हुआ है, गेहूं का, किसी भी फसल का अधिक उत्पादन हुआ है, तो सरकार ये कहती है कि उत्पादन अधिक हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है किसान को, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपको उचित दाम जो है वो सरकार के अंदर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी फसलें होती हैं, यानी कि बहुत सारा उत्पादन होता है, तो किसान जब मंडी के अंदर उसको बेचने के लिए जाता है तो उसको कम दाम मिलता है, क्योंकि कंपटीशन रहता नहीं है। कंपटीशन रहता नहीं है तो वहां पर बिचौलिए वगैरह जो है वो किसान को उचित दाम नहीं देते। अगर उसको अपनी मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो फिर वो किसको, मंडी के अंदर जो है फसल को बेचेगा, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बेचेगा, बोले यार अगली बार मैं इस फसल को नहीं उगाऊंगा। अगर वो नहीं उगाएगा तो हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। सरकार ये कहती है कि आप हमें लाकर बेचिए, हम जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में इसको खरीद लेंगे, जो कि सरकार के द्वारा एक निश्चित दर होती है। उन जो फसलें खरीदी गई हैं सरकार के द्वारा उसको एफसीआई के गोदाम में भरा जाता है और वहां से फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, पीडीएस के द्वारा, जो राशन की दुकानें होती है वहां पर पहुंचाया जाता है, या फिर किसी दूसरे उपयोग में ले सकते हैं। ओके, फिर देखिए, किसान अपना उत्पाद समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है। कीमतें तभी बढ़ेंगी जब उत्पादन कम होगा, परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएंगी। यदि व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ता यानी कि सब्सिडी जो है वो क्या कर देती है? बेसिकली उस जो फूड ग्रेन है उसके दाम में कमी कर देती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? नहीं पूछा गया है,
कि भारत के अंदर जो कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है उसका समर्थन कौन नहीं करता था। सबसे पहले तो आपको ये टर्म ही जो है वो समझनी पड़ेगी, लेकिन आंसर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो जवाहरलाल नेहरू, चरण सिंह जो है, चरण सिंह बेसिकली एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है वो सपोर्ट नहीं किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। और चरण सिंह के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो संसद के अंदर बहुत कम समय के लिए गए थे, ना के बराबर नहीं गए नहीं थे। एक जो है कार्यकाल उन्होंने ऐसा किया था कि वो संसद के अंदर पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह जो है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिन के रूप में मनाते हैं। सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते हैं, अतः चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 3-4 भाई हैं, उनके अलग अलग खेत हैं, उनको मिलाकर भूमि सुधार जो है किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि मान लीजिए किसान जो है अपने खेत में फसल उपजा रहा है, उसको मंडियों में ना बेचकर जितने भी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके वो खरीद सकती हैं। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है एक लीज पर लेकर उस फसल को खरीद सकते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, यानी कि लैंड रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म आप लोग पढ़ते हैं तो 9वीं अनुसूची के अंदर पढ़ते हैं, और 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म का जो है उल्लेख किया गया है। तो कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये तो है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकार सुधार और बहुफसलीय योजना। तो भूमि सुधार, अब देखिए भूमि सुधार हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है कि भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये सीधा सीधा हमको नजर आ रहा है कि बहुफसलीय जो योजना है वो भूमि सुधार का एक उपाय नहीं हो सकता है ना। देखिए भूमि लैंड रिफॉर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं? लैंड रिफॉर्म करने के लिए नियम जो कानून होते हैं उसमें अच्छे रिफॉर्म्स लाए जाएं, अच्छे कानून बनाए जाएं, ताकि वहां पर जितनी भी पर हेक्टेयर जो फसल का उत्पादन है उस उत्पादन को हम लोग बढ़ा सकें, ठीक है। तो डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। देखिए जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, उस समय जो एग्रीकल्चर थी वो सेंट्रलाइज थी, मतलब सारा सब कुछ सरकार के हाथ में था। उस समय आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी भूमियां जो हैं वो एक लैंड, जैसे हम लोग कहते हैं बैड लैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, क्योंकि हमारे पास में इतने संसाधन मौजूद नहीं थे कि हम लोग कृषि से वो उत्पादक या उत्पादन जो है वो हासिल कर सके। फिर देखिए अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया और काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम को अपनाए गए थे, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ था? 1991 में एलपीजी हुआ था, ठीक है। एलपीजी हम लोग किसको कहते हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 के अंदर जब दौर था तो उस समय वैश्वीकरण हुआ था, उस समय जो है वो अब लिबरलाइजेशन उदारीकरण हुआ था, ठीक है, निजीकरण हुआ था और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और हमने जितनी भी बाहर की कंपनियां थी उनको जितने भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर छूट दी थी ताकि वो भारत के अंदर आकर क्या कर पाए? इन्वेस्ट कर पाए। तो 1991 की जो नीतियां हैं, नीतियों के उदारीकरण के बाद क्या हुआ आखिरकार? भारत में जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया। जीडीपी में कृषि का अंश जो है वो क्या वृहद रूप से बढ़ा। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। एफडीआई का अंतर प्रवाह इनफ्लो बढ़ गया, ये तो बढ़ेगा ही। भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहद रूप से बढ़ गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वाकई में एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो टुकड़ों के अंदर वो जो है इसको तोड़कर पूछ सकता है। हो सकता है कि कौन सा घटित नहीं हुआ था और 4 ऑप्शन दे दे, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन जो है अलग अलग छांटने के लिए कह दे। तो ये जो है हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जीडीपी में कृषि का अंश जो है वृहद रूप से बढ़ा। कृषि पर हम लोग उस समय फोकस नहीं कर रहे थे, हम लोग फोकस करना चाह रहे थे हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर, हम लोग फोकस करना चाह रहे थे हमारे सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। तो पहला जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा।
और जैसे ही पहला नहीं आएगा तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया था, बिल्कुल भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एफडीआई का अंतर प्रवाह जो है वो बढ़ गया था, 2 और 3 वो तो होगा ही होगा। भारत का विदेशी विनिमय भंडार, भाई फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम लोग जब डॉलर्स के अंदर दूसरे देशों के साथ में व्यापार करेंगे, भारत के अंदर दूसरे देश जो है वो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्थापित करेंगे, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो हम लोग बी आंसर की तरफ इसमें बढ़ सकते हैं। देखिए, विश्व विकास संकेतक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश वर्ष 2000 में 23% था, जबकि 2015 में यह घटकर 17% हो गया। और 2023 के अंदर कितना है? 2023 के अंदर जो जीडीपी के अंदर योगदान है वो लगभग 18% जो है वो हो चुका है। वर्ष 2014 में विश्व, देखिए 2014 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस समय चेंज हो रही है। ओके, तो विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% थी, जबकि वर्ष 1990 में और 2000 में यह क्रमशः 0.5 और 0.7% थी। तो आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से जो है यहां पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है विश्व निर्यात के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, एफडीआई जो है वो बेसिकली 31,251 मिलियन डॉलर था, जबकि वर्ष 2001 में यह मात्र 3272 मिलियन डॉलर जो है वो रहा था। अतः कथन 3 जो है वो सही है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार जो है 1991-92 के अंदर 9,220 मिलियन डॉलर था, जो कि 2014 के अंदर बढ़कर कितना हो गया? 3,20,649 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कितना ड्रास्टिक जो है वो चेंज आया है 1991 से लेकर और 2014 के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बात कर रहा है राष्ट्रीय कृषि बाजार की, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है ना? आप लोग जो देखते हैं ई-नाम जो योजना देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ई-नाम के बारे में बात कर रहा है ना, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा है, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप, ये गुणवत्ता है, गुणवत्ता के अनुरूप कीमतें जो है वो मिलती है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुनिएगा, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी, पूरे राष्ट्र के अंदर किसान जो है अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। दोनों कथन इसके अंदर सही हैं, 1 और 2 जो है वो दोनों इसके अंदर सही हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए, मैं कह रहा हूं जो हम लोग क्वेश्चंस का लेवल लेके चल रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि सीधे एग्जाम में नहीं पूछे जाएं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना वादा करता हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो यहां से क्लियर होना शुरू हो जाएगा और आप लोग ये सोच पाएंगे कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक डेप्थ नॉलेज लेते हैं किसी टॉपिक की, तो हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म करके आते हैं एग्जाम में। कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है तो हम लोग अपनी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के बल पर उसके बेसिस पर हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं कोई भी समस्या हो, आपको लगता है कि यार समझने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ा कम कर दीजिए, क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, है ना, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात और है, आपका एक बेहतरीन कमेंट जो है वो हौसला अफजाई कर देता है। ठीक है, सेशन को आप लोग जरूर शेयर करें। देखिए आगे, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यानी कि ई-नाम का शुरुआत जो है वो 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो निवर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों, ठीक है, एपीएमसीज को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार जो है वो उपलब्ध कराता है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी मंडियां होती है। हर मंडी का भाव भी अलग अलग होता है। किसान को नुकसान होता है। किसान ये देखता है कि यार अगर मैं मान लीजिए कि मेरी फसल को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर अगर बेचूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है, लेकिन वो मजबूर होता है कि मुझे तो यही बेचना है। लेकिन अगर वो बेचना चाहता है तो इसके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण किसानों को उनके उपज की गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। खरीफ कौन सी फसलें हैं? रबी,
खरीफ, जायद, ये फसलें होती हैं। रबी की जो फसल है वो बेसिकली बोई जाती है आपके कब, सर्दियों के अंदर, ठीक है, सर्दियों में बोई जाती है। और खरीफ की बात करें गर्मियों के अंदर बोई जाती है ना। ओके, ठीक है, चलिए। तो खरीफ की फसलें जो है लिखा हुआ है कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। धान मतलब चावल की खेती के अंतर्गत क्या हमारे पास में क्षेत्रफल अधिकतम है? दिख रहा है आपको? कहीं कट तो नहीं रहा है उस तरफ? थोड़ा सा कट रहा होगा, है ना, थोड़ा सा कट रहा है। मैं इधर इसको मूव करवा देता हूं, ठीक है। दूसरा देखिए, पहला देखिए, धान की खेती के अंतर्गत जो है क्षेत्र अधिकतम है क्या? पहले स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करना है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नहीं, ये पढ़ते हुए गलत लग रहा है कि ज्वार की खेती के तुलना में जो है तिलहन जो है वो कम है ना, कम है, मतलब ज्वार को वो बता रहा है कि ज्वार अधिक है, तिलहन कम है। नहीं, गलत हो जाएगा, ज्वार अधिक नहीं है, तिलहन हम लोग अधिक मानते हैं, तिलहन की खेती हम लोग अधिक करते हैं। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कपास की खेती के तुलना में गन्ने की खेती जो है, दूसरा तो हट जाएगा, ओके, ठीक है, 1 और 3, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज्वार की खेती के अंतर्गत, कपास की खेती के, ठीक है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो क्या हो रहा है, निरंतर घट रहा है। ओके, दूसरा हट जाएगा तो इसमें हमारा फिर तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा जो है सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि गलत है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है तिलहनों की खेती के तुलना में अधिक है, ये गलत हो गया। पहला और तीसरा इसमें ठीक है। तो कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, मतलब कपास जो है हम लोग ज्यादा उपजाते हैं कंपेयर टू गन्ने के। पहला और तीसरा इसके अंदर सही स्टेटमेंट है। फसल क्षेत्र के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों यानी कि 2021-22 के अगर हम लोग देखें आंकड़े के अनुसार, विगत 5 वर्षों में खरीफ के फसलों की खेती के संदर्भ में धान की खेती के अंतर्गत 2020-21 यानी कि बेसिकली हम लोग कुछ डेटा को लेकर चलते हैं, उन डेटा के अकॉर्डिंग जो है यहां पर आप लोग 2 स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डेटा जो है वो आप लोग याद करिएगा, 2022-23 का याद करिएगा, और वैसे इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन आएगा आपके, ओके। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, शहरों से गांवों की ओर पलायन, कुशल श्रमिक। क्या अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये पूछना चाह रहा है कि बेसिकली भारत में जो धीमी कृषि विकास जो होता है ना, धीमी जो कृषि विकास होता है, इसकी गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है कि हम लोग क्या करें जिससे हम लोग कृषि विकास को और बढ़ा सके। देखिए, खेती जो है कृषि वो होती है गांवों के अंदर, अगर शहरों से गांवों की ओर पलायन कर जाएंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। गति को बढ़ाना है, कम थोड़ी करना है, तो ये तो गति को कम कर देगा। फिर है कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक होंगे, हाँ कुशल श्रमिक होंगे तो बिल्कुल हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर शहरी निर्धनता, शहरी निर्धनता होगी तो भी हम लोग जो है वो क्या करेगा, ये इसको प्रभावित। यहां पर देखिए ग्रामीण निर्धनता, बेसिकली फसलें जो है यानी कि खेत वो गांवों के अंदर होते हैं, और ग्रामीण निर्धनता का अगर हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे, वहां पे हम लोग ध्यान देंगे तो कृषि विकास की जो धीमी दर है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। देखिए, ग्रामीण निर्धनता कृषकों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है। कृषिगत, ये कृषिगत है, कृषिगत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांवों में निवास करती है, अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जबकि शहर से गांवों की ओर पलायन सर्वथा असत्य है। समझ गए आप लोग? कृषि की जो विकास दर है इसको हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में पूछा गया था। आगे देखिए, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हल यानी कि बेसिकली हम लोग खेतों के अंदर जो लकड़ी के जो हल वगैरह काम में लेते थे उसके स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी। देखिए प्रश्न, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है और कहां पर पूछा जा रहा है ना, बेसिक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि आरपीएससी कहीं से कॉपी भी करना चाहेगी तो बेसिक क्वेश्चन को वो कर सकती है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा कंसेप्ट जो है वो हमारा इसमें क्लियर होता है, ठीक है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। देखिए अब, ओके,
श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, नहीं, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। ये जो प्रौद्योगिकी प्रगति हुई है जिसमें हम लोग कास्ट के हल के बजाय लोहे के हल काम में ले रहे हैं, इससे पूंजी जो है यानी कि कैपिटल हमारी बढ़ती है। पूंजी घटाने वाली नहीं, घटाने वाली तो नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हमारा जो बेसिकली रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है। जब हमने लकड़ी के हल से हम लोग शिफ्ट हुए हैं लोहे के, इस्पात के जो हल होते हैं। देखिए प्रौद्योगिकी प्रगति दो प्रकार की होती है, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति और पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। यहां पे लिखा हुआ है कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति जो है इसको इंगित करता है। उन्नत पूंजी संवर्धन प्रगति मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन उपयोग पर बल देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जो है इसका उद्देश्य क्या था? यह 2017 के अंदर पूछा गया है और आप लोगों ने पेपर देखे होंगे। पेपर के अंदर आरपीसी के जो पेपर है वो बेसिकली क्या करता है कि यूपी पीसीएस के जो पेपर है उनसे कॉपी करने की कोशिश करता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस से जो है वो कॉपी करता है और आरपीसी के अंदर वो क्या कर देता है, इसको इन्वॉल्व कर देता है। ओके, ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। मृदा स्वास्थ्य मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य ध्यान रखना है। ओके, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों का समर्थ बनाना। हाँ, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर, ये तो ठीक है। फिर है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, कृषिकों के इसके अति उपयोग को रोकना। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वैसे तो गंगानगर से शुरुआत की गई थी इसकी, है ना, गंगानगर से जो है वो शुरुआत की गई थी। और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य बेसिकली ये तो है। दूसरा भी जो है ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, ठीक है। किसानों को दिए जाने वाले कृषि भूमि में उर्वरक के अति उपयोग को रोकना। हाँ, यहां पर देखिए आप लोग, इसके अंदर सीधा जो है एक हमारा आंसर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मृदा की गुणवत्ता के आधार पर बैंकों का समर्थन नहीं करता है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। कृषि भूमि में उर्वरकों की अति उपयोगिता को रोकना, भाई कोई भी भूमि है वहां पर मृदा की अगर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये मृदा जो है वो कितना उपजाऊ है ना, कितनी उपजाऊ है। अगर यहां पर फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग हुआ है, केमिकल्स का ज्यादा उपयोग हुआ है, तो वहां पर केमिकल्स को कम किया जाए, है ना, और जैविक खेती जो है इसको बढ़ावा दिया जाए। तो कृषि भूमि में उर्वरकों का अति उपयोग जो है इसको रोकना। ठीक है, चलिए बी जो है फिर इसका आंसर हो जाएगा, केवल 3 ही, क्योंकि पहला तो गलत है ही। दूसरा जो है इसमें थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, बैंकों का समर्थन ये नहीं करता है। बाकी तो ठीक है, वैसे तो मृदा गुणवत्ता के आधार पर ही किसानों को समर्थन करता है, लेकिन बैंक से ऋण लेने के लिए नहीं करता है वो। ओके, तो ये हमारा जो है केवल 3 जो है उसमें ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से जो है, हाँ, सूरतगढ़ से शुरू हुई थी ये। ओके, स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील जो है वो बनाना है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, आरएस बाबा दीपक सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और 999 के अंदर आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट का जबरदस्त कोर्स तैयार किया गया है। आज हमने आरएसआर उस पर पढ़ा है। ऑलमोस्ट इस महीने 3 सब्जेक्ट हम लोग क्लियर इसमें कर देंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को इसके साथ में दी जाती है। सुबह संडे को सुबह जो है 11 बजे इसका पेपर होने जा रहा है। आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से ले सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलती है, ताकि आप लोग उसको देख सकें और देख सके कि आखिरकार सॉल्यूशन क्या था, कहां गलतियां आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की आप लोग एडवांस लेवल पर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस पेपर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। राजस्थान ऐसा कि जितने भी स्टूडेंट हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है दीपक सर ऑफिशियल वो ज्वाइन कर लेना है। यहां पर एक मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है आरएसआर की,
है ना, नोट्स की पीडीएफ शेयर कर दी है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका आरएसआर कंप्लीट हो जाएगा। जल्द ही मैं आप लोगों को 500 एमसीक्यू, कितने, 500 एमसीक्यू, और वो भी व्याख्या सहित, आपको कोई एमसीक्यू किताब लेने की जरूरत नहीं है, आरएसआर के 500 एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट के लगभग 500 एमसीक्यू मैं आपको दूंगा इसके अंदर, ठीक है। जब तक एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको दे दूंगा मैं। आरएसआर का तो लगभग आप मान के चलिए कि जुलाई के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो 500 एमसीक्यू जो है वो आप लोग को आरएसआर के मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि सेशन आप लोग कैसे लग रहे हैं, कोई भी परेशानी हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।